नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, इन दिनों एक ट्रेंड दिख रहा है, जिससे चाहे वो बाढ़ का मामला हो या किसी घटना का मामला हो, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तुलना हो रही है। खास करके पिछले कुछ समय से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जब कहीं कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, बाढ़ आ जाती है, तो राहुल गांधी सीधे मौके पर पहुंच जाते हैं। जो वो कहते हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा वो लगातार उनकी जारी है। उसी क्रम में वो तमाम चीजें होती हैं। कभी मोची के पास जाते हैं, कभी खेतों में जाते हैं, किसानों से बात करते हैं। बिहार में जाते हैं तो कांटों का डर छोड़ करके नंगे पैर जो है वो मखाने के तालाबों में उतर जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। और इसके उलट मोदी जी की बात होती है तो वो बाढ़ का हवाई सर्वे करते हैं। बहुत सुसज्जित जो है, बहुत करीने से सजाए गए टेंट में, करीने से साफ सुथरे कपड़े पहने हुए कुछ चंद किसानों से संवाद करते हैं। उसको लेकर के मीडिया पूरे दिन जो है वो देश को दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है। इसके उलट राहुल गांधी की उन तस्वीरों को, जहां वो कीचड़ में घुसे रहते हैं, वो मीडिया दिखाने का काम नहीं करता है। सर, मैं समझना आपसे ये चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस ट्रेंड को पकड़े हुए हैं और जिस स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है जैसे जिस कीचड़ से कहा जाता है कि भाई कमल कीचड़ में खिलता है, राहुल गांधी कुछ उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कीचड़ में उसी कमल को खत्म करने की जो है वो खत्म करने का प्लान करके चल रहे हैं। वो बार बार जब जमीन पर उतर जाते हैं, लोग मोदी जी से वही उम्मीद लगाते हैं। प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आज मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। सबसे पहले तो उनको बधाई। वो दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी कामना कर सकते हैं। रही बात एक तुलना की, देखिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी की कोई तुलना अगर उस रूप में देखें, आप अगर पॉलिटिशियन माइनस कर दें तो असंभव है उनकी तुलना करना। कारण, दोनों अलग अलग इकोसिस्टम से आते हैं, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और दोनों का एक अलग इतिहास है। दोनों की एक विचारधारा अलग है, और पूरी दूर दृष्टि जिसको आप बोलते हैं, दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं, वो अलग है। देखिए, मोदी जी ने चुनाव लड़ना कब शुरू किया? वो एक स्वयं सेवक थे। लंबे समय तक चुनाव लड़ना कब शुरू किया उन्होंने? पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद चुनाव लड़ना शुरू किया। 2002 में पहले मुख्यमंत्री बने, और ऐसे ही प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम उनकी जो विकास यात्रा है, उनका जो पूरे का पूरा जो जीवन का ये है, उसके अंदर आप ये अंतर्द्वंद बहुत है। जो कुछ वो कहते हैं मिलता उसके ठीक विपरीत है। एक तरफ वो गरीबी को अपनी यूएसपी बताते हैं, उसी दौरान में वो फिर अमेरिका के तमाम जगह पे फोटोग्राफ आ जाते हैं उनके, अपनी पढ़ाई को लेकर के तमाम दावे करते हैं। सामने फिर डिग्री का इशू आ जाता है, माँ गरीब होने की बात करते हैं, फिर उनके इतने महंगे शौक आ जाते हैं। जो व्यक्ति गरीब बैकग्राउंड से आया है, उसकी कोई भी चीज स्वदेशी नहीं, चश्मे से लेकर के हर चीज, पेन, चश्मा, जो कुछ भी है, और सारा दिन स्वदेशी की पुकार करते हैं। उनके नक्शे शख्स जिसको आप बोलते हैं, उस पर कुछ भी स्वदेशी नहीं। तो मोदी जी का एक अलग तरह की ब्रांडिंग है, अलग तरह की प्रोजेक्शन है, अलग तरह की मार्केटिंग है। उसके पीछे बैकड्रॉप आपको देखना पड़ेगा। मैं दोनों को अलग अलग लेके आ रहा हूं जानबूझ के, ताकि दर्शकों को सुविधा रहे। मोदी जी 2002 से पहले उसी मीडिया के पीछे भागते थे। आपने देखा किस तरीके से स्टूडियो में जाके बतौर प्रवक्ता, मतलब लॉबिंग करते थे इस बात के लिए कि मुझे कहीं स्पेस मिले। और जिस दिन उनका सत्ता पे दांव लग गया, उसके बाद मीडिया उनका सबसे पहला दुश्मन हो गया। और ये बात तमाम उनके पुराने साथी ये बात कह चुके हैं कि केवल मीडिया नहीं, हर वो चीज जिसको मोदी एक बार प्रयोग करते हैं आगे बढ़ने के लिए, समय आने पर सबसे पहले उसको दरकिनार कर देते हैं। तो मोदी जी की ये सारी यूएसपी है। उनकी शिक्षा को लेकर के तमाम बहस होती है। जन्मदिन का दिन है तो हम कोई बहुत ज्यादा विवाद करने की वो नहीं, लेकिन जो सच्चाई है उसको इशारों में दर्शकों के सामने रखना हमारा काम है। जिस तरीके से बतौर मुख्यमंत्री गुजरात मॉडल को उन्होंने बेचा, और गुजरात आज भी सारे के सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पायदान पे कहां खड़े हैं, वो देश और दुनिया के सामने है। लेकिन बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री एक ब्रांडिंग की, वो जिस भी कारण जिन चीजों से की, उद्योगपतियों के प्रिय हुए, चाहे वो अंबानी के हुए चाहे अडानी के हुए। और कोई कुछ कहता रहे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाने के फैसला 2013 में हुआ, उस मीटिंग में जिसमें अडवाणी नहीं गए, सुषमा नहीं गई, तमाम। लेकिन तमाम मैं फर्स्ट हैंड प्रीव्यू हूं, जब एक मुख्यमंत्री को इन्हीं उद्योगपतियों ने यह बताया था गुजरात में कि इस बार हम मोदी नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करने वाले। ये 2012 की बात कर रहा हूं मैं, सितंबर की। तो अडानी अंबानी को पहले पता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री के दावेदार होने वाले हैं 2012 सितंबर में, और भाजपा ने उनको कहीं बहुत देर से जाके अगले साल उनको प्रोजेक्ट किया। वो सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री कैसे बने? जब इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे पार्टी के अंदर,
उसका सिंपल कारण यह था कि जो चुनाव का खर्चा दे दे, जो चुनाव पार्टी का पूरा खर्चा बियर कर ले, उसको प्रधानमंत्री पर, क्योंकि पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर थी 2004 से 14 तक। वो सारे फैक्टर्स, यानी कि दिखना गरीबों के साथ है और लॉबिंग अमीरों के साथ करनी है। जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनके कार्यकाल का कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, मुझे और आपको कहेंगे कि एक पेड़ मां के नाम लगा लीजिए और लाखों पेड़ उनके प्रिय उद्योगपतियों के उसके धंधे के लिए कटवा दिए जाते हैं। मुझे और आपको पारदर्शिता की बात कहेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे, अपने उद्योगपतियों को किस भाव में क्या जमीनें दी गई। आप गुजरात के अंदर देख लीजिए, गुजरात का सबसे बड़ा लैंड बैंक इनके पास है, और कल तो खबर थी बाकायदा कि लाखों एकड़ जमीन अंबानी और अडानी के पास है। उसके जो एरिया जो है, बॉर्डर एरिया है वहां पर, वो जो अपने सोलर लाइट है। तो उद्योगपतियों को जिस तरीके से ऑबलाइज किया है उन्होंने, वो भूतों ने भविष्य पे है। 2014 से पहले इनकम टैक्स बनाम जो कॉर्पोरेट टैक्स होता था, उसकी तुलना आज से कर लीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स घटाया, आम आदमी को किसी को 1 रुपए की राहत नहीं दी, 1 रुपए की आयकर के नाम पर। 1 रुपए की दी हो तो बता दीजिए। पहले हमेशा कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा होता था, अब इनकम टैक्स ज्यादा होता है। ये मोदी जी की देन। आप इसकी अगर चर्चा करोगे तो शाम हो जाएगी राम प्रकाश जी। बेसिकली क्या है, मोदी जी जो कहते हैं करते उसके ठीक विपरीत है। क्या कहते हैं, दुनिया में डंका बजता है, वो दुनिया का डंका साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया। सुबह से शाम तक लफाजी के अलावा किसी बात में कोई विरोधाभास के अलावा कुछ नहीं। वहां विपक्ष के दूसरी दुनिया में देश में घूमते हैं, दुनिया के लोगों के नेताओं से मिलते हैं, ठाकुरों के अलावा और गल भैया करने के अलावा अगर कोई ठोस, अगर एक सेंटेंस की बातचीत आप मुझे क्यों दिखा दें तो ये उनका बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल बातचीत होती है। किसी भी उसमें दिखा दीजिएगा वर्ल्ड फोरम के अंदर। पाकिस्तान सुबह से शाम तक यहाँ करते हैं, बाहर जाके पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। तो उनकी जो पूरी सियासत है, आपको मानना पड़ेगा, वो अंदरूनी विरोधाभासों पर केंद्रित है। कंप्लीटली मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड है, और लार्जर देन लाइफ का जो प्रोजेक्शन है वो सारी की सारी पेड एडवर्टीजमेंट है। आज उनके जन्मदिन का भी अगर आप बिल निकलवा लें कि विज्ञापनों पर कितना खर्च हुआ है, तो आप सन रह जाएंगे। कोई अखबार उठा करके देखिए, 2-2 पेज और उसमें एडवर्टोरियल टाइप की चीजें, ताकि आप समझ ही ना पाए कि विज्ञापन है या क्या है। मैं तो सुबह अखबार देख के हैरान था। लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट अलग है, सरकारी विज्ञापन अलग है। अरे भाई, प्रधानमंत्री का जन्मदिन आप मना तो रहे हो सेवा पखवाड़े के तौर पर, और देश के गरीब आदमी का जो इनकम टैक्स और दुनिया भर के टैक्स है उनको उड़ा रहे हो विज्ञापनों पर। कोई सरकार देख लीजिए, भाजपा शासित। तो ये एक मोदी जी का मॉडल है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का मॉडल है, उसमें लाख कमियां हो सकती, लेकिन वो सत्ता से बाहर है, नेचुरली वो एक रिसीविंग एंड पे है। लेकिन राहुल गांधी की जो पूरी की पूरी राजनीति देखेंगे आप, मोदी जी से 20 साल छोटे हैं, वो भी 55 साल के। उनकी जो सोच है, जो कुछ उन्होंने मोदी के शासनकाल के बारे में आज तक कहा है, किसी भी पॉलिसी को लेकर के, वो 100% सच हुई है कि नहीं हुई। नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर, किसान कानूनों से लेकर, लेटरल एंट्री से लेकर के, कोई एक इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर के, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, चाइना को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर के, जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो 100% सही साबित हुआ कालांतर में। लेकिन जो मोदी प्रायोजित, मोदी पोषित, सरकारी पैसा पोषित, सरकारी लाभ पोषित जो मीडिया है, वो सुबह से रात तक अरबों खरबों रुपए जितना मोदी जी की प्रोजेक्शन पे लगाता है, उतना ही राहुल गांधी को रिजेक्शन पे लगाता है। और लगातार 2014 से आपने देखा, राहुल गांधी की जगह अगर कोई भी नेता होता दुनिया का, भारत की बात नहीं कर रहा, वो राजनीति छोड़ के अज्ञातवास में चला जाता। जितनी ट्रोलिंग उनकी हुई है, जितनी गाली गलौच उनके साथ हुई है, जितना उनके परिवार को डिमीन किया गया है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो व्यक्ति जो कहता है वो सामने दिखाता है। उसको कितनी बार आप सवाल पूछते, क्या कहा उसने, कि ये मुझे गालियां देते रहे, मैं लेता ही। तो ये राजनीति वाली बात तो नहीं हुई ना। वो व्यक्ति बेसिकली इन सब चीजों से अलग हटके अपने काम पे बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के इंटरनल कंट्राडिक्शंस क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कितने जयचंद बैठे हुए हैं, सिडुल्लू से लेकर के तमाम जगह, उसके बावजूद वो व्यक्ति, चाहे उसको यात्रा करनी हो पूरे देश की, चाहे कहीं भी हो, वो संघर्ष से निकल करके यहां तक पहुंचा। वो व्यक्ति, जिस पार्टी को आप कांग्रेस मुक्त करने आए थे, जिस देश को कांग्रेस मुक्त करने आए थे, आज वो कांग्रेस पार्टी 44 से बढ़ के 100 पे पहुंची। तमाम उनके आज की तारीख में इस देश में चुनाव केवल नाम का है, ये आपने देखा। जिस तरीके से चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज करवाए गए, जिस तरीके से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बचा, सारी की सारी अदालतों का जो रुख आप डे इन एंड डे आउट देख रहे हैं आज की तारीख में, कोई ऐसा स्तंभ लोकतंत्र का बचा नहीं जो आज मोदी सरकार का बंधुआ ना हो। उसके बावजूद भी अगर वो व्यक्ति सिंगल हैंडेडली
मोदी की राजनीति को चुनौती दे रहा है, उनके झूठ को चुनौती दे रहा है, जो आरएसएस और भाजपा का जो प्रचार तंत्र है उसके सामने अकेला सीना तान के खड़ा हुआ बिना डरे। आपने कहा मोदी जी कहीं पे स्पॉट विजिट करते और करते, 2014 से अब तक किसी एक ऐसी जगह पर मुझे दिखा दीजिए जहां लोग पीड़ित हो और मोदी जी ने जाके विजिट किया हो बिना इवेंट क्रिएशन के। वो हिमाचल में गए, बिहार में गए, या जब अभी पंजाब में गए, चॉपर से सर्वे किया, ग्रीन रूम के अंदर गए, वहां लोगों के साथ बैठे, अपना शूट कराया, म्यूट वीडियो जारी किया, चल दिए। राहुल गांधी का आपने उसी पंजाब के अंदर देखा, नदी के अंदर तैर के जाने को तैयार थे, तैर के, बहती हुई उफनती हुई नदी जो बाढ़ का कारण बने। सुरक्षा के नाम पे सरकार उनको जाने नहीं देना चाहती है, ये परिस्थिति हो गई है। राम प्रकाश जी, सुरक्षा की छोड़िए, वहां क्या इशू था, जो ये गुरदासपुर वाली जगह थी, ये बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर थी, यहाँ पर रावी नदी बहती है, उस रावी नदी में बहुत ज्यादा फ्लो था, तो उसके इस पार और उस पार के गांव दोनों तरफ बाढ़ पीड़ित थे। राहुल गांधी उस पार जाना चाह रहे थे जहां पर 7 गांव बसते हैं, उन गांव में उनको नहीं जाने दिया गया। पहले दिन रात को इंडिकेशन आई, कांग्रेस पार्टी ने रात को 3 बोट हायर कर लिए, पुलिस के एसएचओ को भेजा गया कि ये बोट सीज कर लो, और उसके बावजूद उनको केवल ये कहा गया कि टेरेन अलग है, आप उधर नहीं जा सकते। उस आदमी ने कहा कि मैं तैर के चला जाता हूं। तो आप सोचिए, जिसको आप पप्पू घोषित कर, उसकी पढ़ाई का कंपैरिजन कर लीजिए, उसके इंटरनेशनल एक्सपोजर कर लीजिए। आपने राहुल गांधी को कितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीली इंटरेक्ट करते हुए हर वर्ग से देखा होगा, चाहे वो अकेडमिशिया हो चाहे कोई भी। कभी मोदी जी का एक शॉट देखा है कभी बाहर? यहाँ पर वो अपनी डिग्री दिखाते नहीं है और बच्चों को एग्जाम की तैयारी सिखाते हैं। तो इंटरनल कंट्राडिक्शंस के बावजूद भी, चूंकि मोदी जी ने पूरे देश के इकोसिस्टम को सवाल मुक्त कर दिया है, इसलिए उनसे कोई सवाल पूछेगा नहीं। पहली बात, किसी ने पूछ लिया तो आगे पूछने के लायक नहीं बचेगा वो, और सवाल पूछ लिया तो उसका प्रसारण नहीं होगा। तो मोदी जी की जो ये है ना कि जवाबदेही मुक्त और सवाल मुक्त जो शासन प्रणाली है, उसने इस देश को यहां ला करके खड़ा कर दिया है। और आज की तारीख में जुडिशरी जिस रास्ते में चली गई है, आज आपने देखा होगा जिस तरीके से सीजीआई की ट्रोलिंग हो रही है सुबह से जबरदस्त, उन्होंने विष्णु भगवान के बारे में कुछ कह दिया किसी उसको लेकर के। तो यहां पर एक बात मान के चलिए, मोदी जी ने अपनी सत्ता कायम रखने के लिए जो ये भस्मासुर क्रिएट किए, जो ये ट्रोल सेना क्रिएट की है, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर और तमाम उसके नाम पर, ये किसी को नहीं बख्शने वाली है राम प्रकाश जी, चाहे कोई सीजीआई हो चाहे कोई हो। और इसका आपने एक उदाहरण देखा होगा, ये तो चलो बेनामी ट्रोल है जो आज सुबह से जस्टिस गवई को ट्रोल कर रहे हैं, इससे पहले अपने क्या नाम है जो फॉरेन सेक्रेटरी उनको ट्रोल कर रहे थे, उससे पहले आपने देखा होगा जो नरवाल थे शहीद पहलगाम के, उनकी पत्नी को ट्रोल कर रहे थे। ये वही सब स्टफ है, तो उनके लिए गवई हो या कोई और हो। कुछ तत्व हैं जो अज्ञात हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए करते हैं, और कुछ तत्व बिल्कुल सार्वजनिक है जो पूरी के पूरी शासन व्यवस्था को चैलेंज करते हैं डे इन डे आउट के अंदर, ब्रॉड डे लाइट के अंदर, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। 2 छोटे से उदाहरण दूंगा आपको। एक आपने देखा होगा किस तरीके से वो जो दुबे है, निशिकांत दुबे, उन्होंने कोट एंड कोट क्या कहा कि इस देश के अंदर जितने भी वो चल रहे हैं अपने गृह युद्ध, उस सब के लिए तत्कालीन सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना दोषी है। ऑन रिकॉर्ड उसने कहा, सारे मीडिया में छपा। सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत की हिम्मत नहीं हुई कि उस आदमी को कंटेम्प्ट का नोटिस भी दे दे। इस बात को यही छोड़ रहा हूं। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने किस तरीके से दिल्ली में सरेआम ये कहा कि साहब देश के गद्दारों को डैश डैश डैश। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने क्या क्या सांप्रदायिक बातें कही उसी मंच से। कोर्ट के आदेश के ऊपर उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, क्या बिगड़ गया उन दोनों का? तो इस देश के अंदर 2 भारत की न्यायपालिका, भारत सरकार, सारे जने मिलकर के एक खास तरह का ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं कि जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाएगा वो आगे चलेगा और बाकी सबको अंदर ठूस दिया जाएगा। मीडिया की हालत आप देख लीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिना किसी से पूछे देश के अग्रिम श्रेणी के पत्रकारों का जो हल करती है वो आज आपने देखा। एक आदेश बिना आपका पक्ष सुने, राम प्रकाश राय ने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्या सबूत है, कुछ नहीं, सीधा एक लाइन का ऑर्डर कोर्ट करती है एक्स पार्टी और आपका वीडियो हटा दिया जाता है, और यूट्यूब कहता है या तो आप हटा लीजिए नहीं तो हम हटा देंगे। तो आवाज मुक्त, सवाल मुक्त भारत, जवाबदेही मुक्त भारत। राहुल गांधी की और उनकी मां का वीडियो आपने 3 दिन पहले देखा होगा, जो भाजपा ने जिस तरीके से सोनिया गांधी को, इतनी वरिष्ठ नेता, वो भी किसी की मां है भाई, वो भी किसी की पत्नी, उनको बार डांसर के रूप में भाजपा के तमाम उनके देखा होगा आपने, उसको लेकर किसी के कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। मोदी जी की माता जी को लेकर के
जिसके अंदर केवल व्यंग को छोड़ करके कुछ नहीं है। आज बिहार की कोर्ट ने क्या किया कि उसको तत्काल हटाओ, उसके अंदर कोई भी चीज अश्लील नहीं, केवल एक वो व्यंग है। तो आप देखिए कि अदालतों और हर चीज का जो जिनको हमारे संविधान निर्माताओं ने किस तरीके से लोकतंत्र के टूल्स बनाए थे, लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, मोदी जी ने उनको इफेक्टिवली कंप्लीट कंट्रोल करते हुए, जिसको आप एब्सोल्यूट कंट्रोल कहते हैं, पहले गुजरात में सरकार चला के दिखाई और अब केंद्र सरकार में हाथ रहे। और उसके विपरीत देखिए आप, जो राहुल गांधी की आप तुलना करते हैं, राहुल गांधी का कोई एक शब्द ऐसा बताइए जिसमें वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफत करते हुए दिखाई दे, कोई भी जो हमारे नॉर्म्स है डेमोक्रेसी के उसको वायलेट करते हुए दिखाई दे, किसी भी चीज के ऊपर बिलो दी बेल्ट हिट करते दिखाई दे। मोदी जी ने तो इनमें से किसी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी मोदी जी विश्व गुरु है, राहुल गांधी पप्पू है। मोदी जी सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, उसके बावजूद उनसे कोई सवाल ना तो मीडिया करता है ना कोई फैक्ट चेकर करता है। राहुल गांधी की हर चीज पर पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना करके सवालों को पेश किया जाता है। इस सब के बावजूद भी जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने आप को सियासत में अब तक कायम रखा है, सिंगल हैंडेडली लड़ रहे हैं, उनको पता है उनकी जान को हर पल खतरा है। बहुत तरह के तत्व है विद इन दी कंट्री, आउटसाइड दी कंट्री। उनकी दादी का आपने हाल देखा, उनके पिताजी का हाल देखा। उसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से वो एक टी शर्ट में कश्मीर तक पहुंचे, बरसात में, इसमें उसमें। मणिपुर के अंदर जिस तरीके से पहुंचे हुए, प्रधानमंत्री ने तो जाके नहीं देखा, प्रधानमंत्री तो 865 दिन के बाद गए। तो इन दोनों व्यक्तित्वों का जो कंट्रास्ट है राम प्रकाश जी, उसका केवल एक ही मूलभूत अंतर है। मोदी जी सत्ता की ताकत पर, धन की ताकत पर, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस की ताकत पर, मीडिया के प्रायोजन की ताकत पर और हर उस चीज की ताकत पर जो उनकी कमजोरी है उसको अपना प्लस पॉइंट बना करके इस देश की सत्ता को हाँकते आए हैं। चला नहीं रहे, वो हाँक रहे। कोई कानून नहीं बचा उनके क्रोनीज को, कोई भी आप कर दीजिए, वो जो चाहते हैं वो अदालत से फैसला ले आते हैं, जो मर्जी चाहे। उनके क्रोनीज, कई जज तो ऐसे चले गए सुप्रीम कोर्ट के जिसको चैलेंज किया प्रशांत भूषण ने कि उन्होंने अपने पूरे कैरियर में एक भी फैसला अडानी के खिलाफ नहीं दिया और अडानी के सारे केसेस उनके यहाँ लगे और उस व्यक्ति को एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया गया। तो इस देश में पहले क्या होता था कि एक लोकलाज हुआ करती मोदी से पहले कि यार हम ऐसा कुछ कर देंगे तो सारा देश क्या कहेगा। अब वो लोकलाज खत्म हो गई, शर्मनिरपेक्षता का दौर है कि जितने शर्मनिरपेक्ष आप होंगे उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे। देश आगे नहीं बढ़ाना आपको अपने संविधान की शपथ की परवाह नहीं है, आपको केवल ये देखना है कि हिज मास्टर इज हैप्पी विद यू और नॉट। तो सारे इंस्टीट्यूशंस उस काम में लगे हैं कि वह मोदी सत्ता खुश रहे और हम आगे बढ़ते रहे, देश जाए कहीं। ये नया भारत अगर मोदी जी बनाने आए थे, उसकी तस्वीर और उसके परिणाम आज सबके सामने है। मोदी जी का 75वां जन्मदिन है आज। पूरे देश में देखिए आप, कहीं कोई सवाल है क्या? उनके पूरे शासनकाल के दौरान बतौर सीएम, बतौर पीएम, सवाल ही खत्म कर दिए गए, सब चंगासी। और अगर वास्तव में देखें तो आप देखने के लिए कुछ है ही नहीं, बताने के लिए कुछ। सवाल तो सर ऐसे भी नहीं रहता है ना। एक चीज जिसका जो अभी आपने कहा था ना कि सवालों की बात की थी, तो आज देश में ये बहुत बड़े जोक के तौर पर देखा जाता है, हंसी मजाक के तौर पर देखा जाता है कि सारे सवाल जो है वो राहुल गांधी पर केंद्रित हो जाते हैं। देश के विकास से जुड़ा हुआ हर मुद्दा राहुल गांधी से सवाल के रूप में पूछा जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा जाता है, तमाम मंत्रियों से नहीं पूछा जाता है। तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत कॉमन सवाल है कि क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये परिस्थिति तो आखिर नरेंद्र मोदी जी ने खुद बनाई है, भाजपा ने खुद बनाई है, एनडीए ने खुद बनाई है। ये तो साफ तौर पे दिखता है ना, इसमें तो राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है। राम प्रकाश जी, आप कुछ बनाना चाहते हो और मैंने बतौर विपक्ष या बतौर स्टेक होल्डर उसको बनाने दिया तो आप तो जीत गए ना। आज मोदी जी के सिस्टम से कोई सवाल नहीं पूछता। इसका एक दूसरा कारण भी तो है ना, और वो है मीडिया का नग्न आत्मसमर्पण। मोदी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कहीं कोई जिक्र है क्या? मोदी से बढ़िया कोई ऑरेटर दुनिया में नहीं है, इस पे कोई सवाल है क्या? जो आदमी एक सवाल नहीं ले सकता और अगर गलती से सवाल लेना पड़ जाए तो वहीं फंस के खड़ा हो जाता। आपने व्हाइट हाउस के बाहर देखा, ट्रंप खड़े हुए थे वहां पर और जिस तरीके से एक सवाल पूछा गया अडानी के बारे में और उसको मोदी जी ने जवाब दिया कि निजी सवालों पर ना कोई दो नेता मिलते हैं ना बात करते। सोचिएगा आप, किसका सवाल था वो, किसका निजी था वो, व्यक्तिगत सवाल किसका था? अडानी। तो बेसिकली ये प्रोजेक्शन का सवाल है। राहुल गांधी से सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि वो सवालों के जवाब देते हैं।
मोदी से सवाल इसलिए नहीं पूछे जाते क्योंकि वो सामने आते नहीं है और मीडिया की औकात नहीं है कि उनके ना आने को चैलेंज कर दे। तो ऐसे में ब्रोबीट करने के लिए आपके पास क्या बचा? ले देखे राहुल गांधी, उसको ब्रोबीट कर लो, कांग्रेस पार्टी को कर लो। मरे हुए को मारना ये तो सबसे आसान है ना। अगर किसी कोई भी व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा हो सकता है सीना तान करके, उससे आप झगड़ा लो तो समझ में आता है। मोदी जी के सामने तो इनकी जाने की हिम्मत ही नहीं। मोदी जी तो जिस तरीके से इनका मजाक उड़ाते हैं मीडिया का, और मीडिया अपना मजाक उड़वाता है मोदी जी के लिए, तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देखा होगा आपने। ट्रंप के इनॉग्रेशन वाले दिन आपके कितने बड़े बड़े तोपची वहां क्या बकवास कर रहे थे व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा होकर कि मोदी जी को ऐसे बुलाया जाएगा, वैसे बुलाया जाएगा, ये बुलाया जाएगा। और जब मोदी जी मिलने गए 12-13 फरवरी को, उनको व्हाइट हाउस के पोर्च में एक इंटर्न ने रिसीव किया। ये भी देखा होगा आपने। ये वही व्हाइट हाउस था जिसके जो रहने वाले तमाम राष्ट्रपति थे वो कैसे नेहरू को रिसीव करते थे, तमाम ऐसे प्रधानमंत्रियों को हमारे को रिसीव करते थे, कभी छतरी उठा के, कभी एयरपोर्ट पे लेने जाना, कभी छोड़ने जाना, वो लोग थे। और मोदी जी क्या कि भाई उसने क्या नाम है, पुतिन ने 10 मिनट का इंतजार किया, ये बेच रहे हो आप। पूरा मीडिया इस बात पे लहलोटे कि पुतिन ने 10 मिनट गाड़ी में इंतजार किया, 45 मिनट जबरदस्त बात की। उन्होंने बताया कि 30 सेकंड बातचीत, पूरे 45 मिनट का सफर था। खुद पुतिन ने बताया कि हमारी 30 सेकंड बात है, क्योंकि कहता अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है। मोदी जी को अंग्रेजी आती है, लेकिन मोदी जी को कोई कोई स्वीकार नहीं करता। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है कि लार्जर देन लाइफ बनाने के चक्कर में इस पूरे देश की डेमोक्रेसी में जो सवाल जवाब का एक सिस्टम था, जो अपनी एक पूरी की पूरी जो आपके अचीवमेंट्स उनको बताने का दौर था, वो केवल और केवल विज्ञापन आधारित कर दिया गया है कि सरकार विज्ञापन देगी, आपका मुंह बंद रखेगी। जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी फंस जाती है ना, कि वो बोलेगा नहीं उससे। तो आज की तारीख में जितना भी ये जिसको आप मीडिया कहते थे, वो सरकार का प्रचार तंत्र का हिस्सा है। ये मैं लगातार आपको कहता हूं। मैं समाचार पत्र नहीं, मैं प्रचार पत्र कहता हूं। जो ये आपके जितने चैनल्स हैं, ये सुबह के से लेकर शाम तक, ये कीर्तन मंडली से बाहर कुछ भी हो तो बता दीजिए आप। और जो कोई सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स जो सवाल पूछ लें, अच्छा आप तो छोड़िए, पहले तो मोदी से सवाल नहीं पूछना था, अब तो उनके क्रोनीज के बारे में भी आप बात नहीं कर सकते। क्रोनीज के लिए अदालतें नीचे से लेकर ऊपर तक किस तरीके से भाग के दौड़ के खड़ी होती है, वो आपने देख लिया। 2 दिन पहले वंतारा का देखा, अब आपने अडानी का देख लिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिना किसी सामने वाले जर्नलिस्ट को मौका दिए हुए ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर देती है कि सारे वीडियोस को उतार लीजिए आप। आपके पास कौन सी ताकत है ऐसी? सामने वाले का सवाल तो पूछेंगे, उसको सीधी फांसी दे देंगे। भाई रामप्रकाश राय के पास क्या सबूत है, नहीं है, किस बेसिस पर उन्होंने किया? लोकतंत्र तो भैया मैं आपसे सवाल तो पूछूंगा, या आपको सीधा फांसी के फंदे में टांग दूं? तो ये कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? ये क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? अब से पहले मोदी सवाल मुक्त थे, अब अडानी और अंबानी भी सवाल मुक्त हो गए। तो अगला नहीं, दौर अभी क्या है कि सवाल पूछने वालों को अंदर ठोकना बाकी है। वो दौर आप बहुत जल्दी देख लेंगे। वेट फॉर दैट डे। अभी आपने ट्रंप साहब का जिक्र किया, ट्रंप और मोदी साहब का जिक्र किया। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से मोदी जी ठहाका लगा रहे थे और बाद में जब वो ऑडियो सामने आ गया तो सारे राज खुल गए। इसी तरीके से वो किसी भी जगह किसी भी देश में जाते हैं, उसके राष्ट्राध्यक्ष की कहीं पीठ ठोकने लग जाते हैं, कहीं उसका हाथ दबाने लग जाते हैं, कहीं हाथ ठोकने लग जाते हैं, कहीं वो जब वो उनकी बेइज्जती कर रहा होता है ये कह करके कि इनको बड़ी अच्छी अंग्रेजी आती है, हमको समझ में नहीं आती इनकी अंग्रेजी, जब ये बात कही जाती रहे वहां भी मोदी जी ठाके लगाने लग जाते हैं। ये कहीं पूरे देश को महामूर्ख साबित करने वाली बात नहीं हो रही है। एक केवल मोदी जी के चक्कर में पूरा भारत महामूर्ख बन रहा है, नंबर एक। वहीं दूसरी तरफ जब राहुल गांधी कहीं जाते हैं, वो सीरियस डिबेट्स के हिस्से होते हैं और फिर भी उनकी ट्रोलिंग होती है भारत में। इसलिए होती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मैं कर नहीं सकता जो आप करते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? मैं आपकी ट्रोलिंग तो करवा ही सकता हूं ना, मेरी सेना तो खाली है। अगर उसको खाली छोड़ूंगा तो मुझे ट्रोल करेगी, इसलिए मैं उसको आपके पीछे लगा देता हूं। ये देखना पड़ेगा। भारत के इतिहास में भारत के जो भी प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के या किसी और पार्टी के, इवन अटल जी के भी, वो दुनिया में कभी भी उपहास का पात्र नहीं बने। G20 के अंदर आपने राष्ट्रपति भवन के यहाँ अपने यहाँ देश के अंदर ही जब बाइडेन टोस्ट कर रहे थे, आपने देखा होगा किस तरीके से वो बोल रहे थे, उन्होंने ठाका लगा दिया। और क्या कहा उन्होंने? ही थिंक्स आई एम किडिंग, आई एम नॉट। सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष देख रहे थे। ये आपकी ये बची। उसके बाद आपने अभी ब्रिटिश के दौरे पे, इंग्लैंड के दौरे पे गए थे, जिस तरीके से गले पड़ रहे थे प्राइम मिनिस्टर के, वो सारी दुनिया ने देखा। आवाज नहीं थी, हमारी जो एजेंसी है उसमें आवाज नहीं आएगी, लेकिन बाहर वाली एजेंसियों की सारी आवाज आ जाती है। इससे पहले G7 के अंदर आपने देखा, इससे पहले आपने फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ देखा, यू आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर दिस डेज, हा हा हा।
वो हंस नहीं रहा है, आप जबरदस्ती हंस रहे हैं। ऐसे बीसियों फोटो आपको 2 मिनट में मिल जाएगी। क्या कारण है कि ये एक एहसास कमतरी है। उन पिक्चर्स को एक खास एंगल में इवेंट के तौर पर बिना आवाज के रिलीज करा करके भारत में जो अपनी अंध भक्तों की सेना है, केवल उसको ये दिखाना है कि देखिए मोदी जी की कितनी जबरदस्त दोस्ती है वर्ल्ड लीडर्स के साथ। जबकि हकीकत में ये है कि ये उनकी भाषा नहीं बोल पाते और वो जो बोलते हैं ये समझ नहीं सकते। हकीकत ये। तो ये कोई बुराई नहीं है, बेसिकली जरूरी नहीं कि आप हर भाषा के वो हो, लेकिन ओवरडू तो मत करिए ना। जो डिप्लोमेटिक एटिकेट्स और मैनरिज्म होता है उसकी सीमाओं में तो आप काम ही कर सकते हैं। आप गले शी जिनपिंग के तो नहीं पड़े, अभी गए थे उनके साथ तो ठाके नहीं लगाया आपने, तब तो आप बड़े सीरियस रहते हैं और केवल ऐसे बुत की तरह खड़े हो जाते हैं। शी जिनपिंग का देखा, जब मोदी हाथ मिला रहे थे वो एक सेकंड हिले भी नहीं, अपना हाथ बढ़ाया बिल्कुल जैसे रोबोट करता है। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेटिक एटिकेट्स आर ए पार्ट ऑफ योर जॉब। और मोदी जी ने उसको नया नॉर्मल क्या बना दिया है, गए दूर से ही ठाका लगाए, फोटो खिंचाया, जफ्फी पाई, हाँ 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 कर दिया। और कोई सवाल कोई जवाब, किस देश के साथ हमारे क्या संबंध है, नहीं है, किस चीज के लिए मोदी जी गए थे, कितनी सफलता मिली, कितना काम वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई सवाल जवाब किसी मीडिया में नहीं मिलेगा। जहां जाएंगे मोदी मोदी मोदी, और वो पिक्चर्स और वो सारे का सारा वो। इस देश में जो कुछ ये हो रहा है राम प्रकाश जी, उसके लिए 95% में केवल और केवल इस पोमेरियन मीडिया को दोषी मानता हूं। और इस देश की पीढ़ियां पछताएंगी जिस तरीके जो काम ये कर रहे हैं। आजादी से पहले जो मीडिया का योगदान था और आज जो मीडिया का योगदान है, उस समय देश को आजाद कराने का पूरे का पूरा मीडिया का एक सूत्री कितना बड़ा योगदान था। और आज आजाद देश को दोबारा चंद पॉलिटिकल ताकतों और उद्योगपतियों का गुलाम बनाने का जो मीडिया का प्रोजेक्ट है, वो सारे देश और दुनिया के सामने है। और पूरी दुनिया भारत पर हंसती है कि उसका मीडिया जिस तरीके का पोमेरियन है, रवांडा से भी आगे चलेगा, रवांडा मीडिया से भी आगे चलेगी। इनको कोई लोक लाज कोई शर्म कुछ भी नहीं बची है। जो चाहे सुबह से शाम तक बीजेपी की आईटी सेल का चीफ कुछ कह दे, उस पर शाम को प्राइम टाइम डिबेट होती है। और राहुल गांधी कुछ कह दे तो उसकी नेगेटिविटी सारी की सारी नेगेटिव वो फैलाया जाता है। ये है नया भारत आपका, जिसको आप डे इन एंड डे आउट देखते हैं राम प्रकाश जी। मोदी जी के 75 साल पूरे हो गए, उस भाजपा के नियम कानून के हिसाब से उनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन भागवत जी से डील होने के बाद ये सारी चीजें बेमानी हो गई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। खैर, उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की जाए, ये मुझे लगता है हर भारतवासी को करना चाहिए। खैर, इसके पीछे बहुत 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 सारे लॉजिक हो सकते हैं। एक लॉजिक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ा है, उसका मैं हालांकि जिक्र नहीं करना चाहता था, पर एक लाइन में बता दूं। उसमें मोदी जी को बधाई देते हुए ये कहा गया है कि आप शतायु हों, आपकी आयु कम से कम 200 साल हो, ताकि आपका हिसाब भी इसी धरती पर हो सके। बहरहाल, इन सबको किनारे छोड़िए, मैं सबसे अहम बात ये बता देता हूँ कि जॉर्जिया मेलोनी की बधाई आ गई है मोदी जी के लिए। अब मुझे लगता है कि बाकी वक्त समझ लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।